हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले आपने वीडियो ज़रूर देखी होगी नॉलेज कमीशन से संबंधित। जैसा कि नॉलेज कमीशन ने सुझाव दिया था ई गवर्नेंस का, तो आज हम उसी टॉपिक को लेके आए हैं, ई गवर्नेंस से संबंधित, जो कि आपके यूकेपीएससी लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूनिट नंबर 1 में दिया हुआ है ई गवर्नेंस। तो शुरुआत करते हैं ई गवर्नेंस। तो अगर आप नए हैं चैनल में तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं ई गवर्नेंस। तो दोस्तों, ई गवर्नेंस का क्या अर्थ है? ई गवर्नेंस का अर्थ है सूचना संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी का उपयोग करके सरकारी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और कुशल बनाना। क्या बनाना? सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, पारदर्शी बनाना और कुशल बनाना। यह सरकारी सेवाओं को आम जनता, व्यवसायों और सरकारी एजेंसियों तक डिजिटल माध्यम से पहुंचाने का एक तरीका है। तो ई गवर्नेंस क्या है? जितनी भी सरकारी सेवाएं होती हैं उनको आम जनता तक पहुंचाना, या फिर व्यवसायी जो होते हैं उन तक पहुंचाओ, या फिर सरकारी जो एजेंसी हैं उन तक पहुंचाना है। किसके माध्यम से? डिजिटल माध्यम से उनको तक पहुँचाने का एक तरीका है ई गवर्नेंस। साथ में आईसीटी का यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जो सरकारी प्रक्रियाएं होती हैं, सरकारी काम होते हैं, उनको सरल बनाना है, पारदर्शी बनाना है और कुशल बनाना है। तो ये तथा ई गवर्नेंस का अर्थ। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ई गवर्नेंस के उद्देश्यों की बात करते हैं। तो उद्देश्य में सबसे पहले है आपका पारदर्शिता, यानी कि जो सरकारी काम है उनमें क्या आना चाहिए? पारदर्शिता आनी चाहिए। ये इसका उद्देश्य रहता है। दूसरा जो इसका उद्देश्य है कुशलता, यानी कि जो सरकारी काम हैं उनमें जो है लागत भी कम आए और समय भी जो है कम लगे। तो यह दूसरा इसका उद्देश्य, समय और लागत को कम करना। तीसरा जो इसका उद्देश्य है उत्तरदायित्व, यानी कि जवाबदेही होनी चाहिए, इस पर ये बात करता है। और तीसरा जो होना चाहिए सुगम सेवा, यानी कि सेवाएं जो है त्वरित होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए, आसानी से उपलब्ध हो जानी चाहिए। ये इसका उद्देश्य है। तो ये रहा हमारा उद्देश्य किसका? ई गवर्नेंस का। पारदर्शिता, कुशलता, उत्तरदायित्व और सुगम सेवा होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ई गवर्नेंस के मुख्य मॉडलों की। तो दोस्तों याद रखिएगा, ई गवर्नेंस की 4 मुख्य मॉडल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं G2G मॉडल की, तो G2C मॉडल की। तो G2C मॉडल क्या है? गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि जो सरकारी सेवाएं हैं अगर वो डायरेक्ट नागरिक तक पहुंच जाएं तो इस तरह के मॉडल को बोलते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी G2C। जैसे कि ऑनलाइन बिल का अगर भुगतान करना है, बिजली का, पानी का, है ना, अगर आपको कोई और नहीं जो टैक्स वगैरह देने हैं सरकार को, तो जो है आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। तो यानी कि डायरेक्ट सिटीजन का गवर्नमेंट के साथ जो आपका लिंक है वो क्या कहलाएगा? G2C। या पासपोर्ट सेवाएं जो होती हैं उनका भी संबंध जो है G2C से रहता है। दूसरा मॉडल है G2B, यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस। व्यापार और उद्योग से संबंधित जो लोग हैं उनका सरकारी जो सेवाएं हैं, सुविधाएं लेना, सरकारी सुविधाओं को लेना, व्यापार जैसे संबंधित लोग हैं या फिर जो उद्योगों से संबंधित लोग हैं, अगर वो सरकारी की सेवाओं को, सरकार की जो सुविधाएं हैं उनको लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम G2B, यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस। जैसे कि GST पोर्टल है, या फिर कंपनी, अगर कोई कंपनी बना रहा है तो उसका पंजीकरण करता है गवर्नमेंट में, है ना, गवर्नमेंट के पोर्टल पर। तो यानी कि ये क्या है आपका? गवर्नमेंट टू बिजनेस। तीसरा मॉडल है G2E, यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो अगर सरकार से जो भी सेवाएं मिलती हैं अगर उनका वो लाभ लेते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका? G2E के अंतर्गत आता है। जैसे सरकारी कर्मचारी अपनी वेतन भुगतान की जो प्रणाली है उनके, वो आप देख सकते हैं। कर्मचारियों के पोर्टल भी होते हैं ऑनलाइन, जिसमें कि उनके बायोडाटास वगैरह होते हैं, उनकी साल भर की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं पूरा उसमें जो है लेखा जोखा रहता है कार्यों का। तो ये आपकी जो है G2E के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। चौथा है G2G, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के जो अलग अलग विभाग हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करना G2G के अंतर्गत आता है। जैसे कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP। तो ये रही आपके 4 मॉडल, याद रखिएगा। G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय और चौथा रहा G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट।
तो दोस्तों हम बात करते हैं ई गवर्नेंस के लाभ की बात करते हैं। तो क्या क्या लाभ हैं इसके। सबसे पहले तो ये है कि समय और लागत की बचत होती है यहाँ पर। दूसरा है कि पारदर्शिता रहती है, भ्रष्टाचार जो है यहाँ पर बहुत कम होता है। तीसरा है सुगमता, यानी कि हर वक्त जो है आपकी सेवाएं रहती हैं यहाँ पर 24/7 जो है सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। डिजिटल समावेशन, यानी कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में जो हैं वहाँ पर भी इसकी पहुँच रहती है। अब हम बात करते हैं ई गवर्नेंस के उदाहरण। कुछ उदाहरण भी हैं हमारे पास, जैसे कि भारत में ई गवर्नेंस क्या क्या चीज़ें होती हैं ई गवर्नेंस में। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। तो सभी नागरिकों को जो है डिजिटली सशक्त बनाना जो है इसका उद्देश्य रहा है। दूसरा है आपका उमंग ऐप, जो विभिन्न सरकारी योजनाएं होती हैं या सेवाएं होती हैं उनको एक ही मंच पर उपलब्ध कराना उमंग ऐप के माध्यम से होता है। बट भारत सरकार ने क्या किया, जितने भी सरकारी जो सेवाएं हैं अलग अलग राज्यों को, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही मंच प्रदान कर दिया और उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, उमंग ऐप बनाया। तो इसमें जो है सभी राज्यों की लगभग सभी राज्यों की विभिन्न जो सेवाएं हैं वो उमंग ऐप में आप देख सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में आप अगर उमंग ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको दिखाई भी देगा। आधार यानी कि पहचान प्रमाण और सरकारी जो योजनाओं है लाभ मिलता है। ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, यानी कि जिला स्तर पर जो है सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना जो है ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का एक मुख्य भाग है। भारत के ई गवर्नमेंट की पहल है। तो ई गवर्नमेंट की पहलों में डिजिटल इंडिया, उमंग ऐप, आधार है, ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट है और बहुत सारे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी तरह से उत्तराखंड में क्या है। उत्तराखंड में अपूर्णी सरकार होती है। यहाँ पर राज्य सरकार की ऑनलाइन सेवा है अपूर्णी सरकार, याद रखिएगा। दूसरा है ई ऑफिस। ई ऑफिस जो है सरकारी कार्यालयों में पेपरलेस वर्क के लिए होता है। अगर हम इसका डिटेल में बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने अपनी भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है आपका अपूर्णी सरकार पोर्टल। तो अपूर्णी सरकार पोर्टल का जो लक्ष्य है वो क्या है, नागरिकों को 200 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करना रहा है। कौन कौन की सेवाएं हैं तो सभी तो हम बात नहीं करेंगे, मेन है जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, भूमि का रिकॉर्ड है, राशन कार्ड है, ये सब सेवाएं जो हैं उपलब्ध कराती हैं। विशेषताएं क्या हैं, इसमें ट्रैकिंग सिस्टम हो जाता है। अगर आपने कोई आवेदन किया है किसी चीज़ के लिए तो कहाँ पर पहुंचा है वो आपको जो है उसको ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि आवेदन की स्थिति जो है ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है। मोबाइल फ्रेंडली भी है, आप इसको मोबाइल में भी चला सकते हैं और मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं। दूसरा जो है आपका ई ऑफिस है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया। इसमें क्या होता है, जो सरकारी कार्यालय होते हैं उनको जो है पेपरलेस वर्क करना होता है। तो यानी कि काफ़ी इसके फ़ायदे रहते हैं। फाइल जो है तेज़ी से प्रोसेस हो जाती है, पारदर्शिता रहती है, जवाबदेही भी इसमें रहती है। तो ये ऑफिस के लिए होता है। तीसरा जो है आपका ई डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड है। इसका जो लक्ष्य है सभी जिला स्तर की जो सेवाएं हैं उनको एकीकृत करना है, जैसे कि भूमि दस्तावेज हैं, विवाह पंजीकरण हैं, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ हैं। तो ये सब जो हैं ई डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। एक चौथा है हमारे पास देवभूमि उत्तराखंड लैंड रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है, भूमि की रिकॉर्ड को डिजिटली रखा जाता है। किसानों और आम नागरिकों के लिए अपनी भूमि का रिकॉर्ड देखना इसमें आसान हो जाता है। तो जब भी आप जो है अपनी भूमि से संबंधित रिकॉर्ड निकालते हैं तो उसमें देवभूमि उत्तराखंड लैंड रिकॉर्ड में देवभूमि जरूर लिखा रहता है। तो ये नाम है उसका, देवभूमि पोर्टल करके, देवभूमि उत्तराखंड लैंड रिकॉर्ड। उसके बाद पांचवा आता है CSC कॉमन सर्विस सेंटर्स आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच इनकी रहती है। ई सेवाओं को एक ग्रामीण क्षेत्र तक ले जाते हैं। बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदि सभी से जुड़ी हुई जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं कॉमन सर्विस सेंटर से। भारत की भी कुछ अन्य ई गवर्नेंस योजनाएं हैं, जैसे कि आपका डिजिटल इंडिया। याद रखिएगा दोस्तों, डिजिटल इंडिया जो लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था। इसका लक्ष्य था कि देश को डिजिटली रूप से सशक्त बनाना, सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना भी इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। इसमें मुख्य स्तंभ में इसके हैं ब्रॉडबैंड फॉर ऑल, ई क्रांति और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्रॉडबैंड फॉर ऑल के तहत जो है जितने भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं उनमें इंटरनेट की पहुंच प्रदान करना होता है। ई क्रांति के तहत जो है सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना होता है। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत क्या होता है, आधार हो गया, डिजिटल लॉकर हो गया और बहुत सारी सेवाएँ जैसे कि ई साइन जैसी सेवाएँ, इनको प्रोत्साहित करना रहता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, इनकी NEGP। इसका जो लॉन्च हुआ था 18 मई 2006 को लॉन्च हुआ था
और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ई गवर्नेंस पर 27वां जो सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा 3 और 4 सितंबर 2024 को मुंबई में हुआ था। याद रखिएगा 27वां जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था ई गवर्नेंस पर 3 और 4 सितंबर को 2024 में मुंबई में हुआ था। इसका लक्ष्य क्या था? सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरल बनाना। किसका उद्देश्य रहा है ये? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का, जो कि 18 मई 2006 को लॉन्च हुआ था। कुछ अन्य पहले भी हैं इसकी। पासपोर्ट सेवा केंद्र हो गया जैसे कि है, या भूमि प्रोजेक्ट है आपका कर्नाटक का। नेक्स्ट है ई कोर्ट्स होते हैं, जैसे कि न्यायालयों की प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए जो है ई कोर्ट जो है व्यवस्था लागू की गई है। उमंग आप जानते हैं, उमंग का फुल फॉर्म पूछ सकता है दोस्तों। उमंग का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसका लक्ष्य क्या है? विभिन्न सरकारी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना, जैसे कि EPFO की सेवाएं हैं, गैस बुकिंग है, पेंशन योजनाएं हैं, इवन जो है आपका जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सेवाएं हैं वो भी क्या हैं इसमें आपको दिख जाती हैं। आधार की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो है पहचान पत्र है ये आपका, है ना, डिजिटली है प्रोजेक्ट, डिजिटल प्रोजेक्ट है। सरकारी योजनाओं को नागरिकों से जोड़ने में पारदर्शिता इसमें लाती है। GSTN है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है, जैसे कि इसका लक्ष्य क्या है? व्यापार और उद्योग के लिए टैक्स से संबंधित प्रक्रियाओं को ऑनलाइन बनाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य रहा हुआ है। अगर हम उत्तराखंड की तुलना अन्य राज्यों से करते हैं, जैसे कर्नाटक में हमने बताया था कि भूमि प्रोजेक्ट चल रहा है। भूमि प्रोजेक्ट किसके लिए होता है? ये भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करना इसमें रहा हुआ है। उसी तरह से उत्तराखंड में भी जो है भूमि से संबंधित जो पोर्टल है वो है देवभूमि पोर्टल। केरल में है, केरल में जैसे अक्षय सेंटर हैं जो कि ई सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक जो है अपनी सर्विस देते हैं। इसी तरह से उत्तराखंड में भी है आपका CSC सेंटर, जो कि इसी मॉडल पर आधारित है। वैसे ही राजस्थान में है, राजस्थान में ई मित्र करके है, तो ई मित्र का ही जो है एक रूप उत्तराखंड में आया है, अपनी सरकार पोर्टल। तो बिल्कुल भी सेम ही है। तो राजस्थान में है ई मित्र, जो अपनी सरकारी जो सेवाएं हैं उनको एक पोर्टल पर एकीकृत करता है। उसी तरह से उत्तराखंड में भी जो है एक पोर्टल बनाया गया है, वह अपनी सरकार पोर्टल, जो कि राजस्थान के ई मित्र के ही समान है। तो ये कुछ राज्यों के साथ समानता है। तो पहला था केरल कर्नाटक के साथ, जैसे कर्नाटक में आपका जो है क्या बना हुआ है, भूमि प्रोजेक्ट है, तो वही जो है आपका उत्तराखंड में देवभूमि नाम से है। दोनों का काम वही है, भूमि के रिकॉर्डों को रखना। और केरल में अक्षय सेंटर है जो कि ग्रामीण क्षेत्र तक उसका अपनी सर्विस देता है। तो इसी तरह से उत्तराखंड में CSC मॉडल है। और राजस्थान में ई मित्र है, सरकारी सेवाओं को एक ही पोर्टल पर रखता है। तो उसी तरह से उत्तराखंड में भी जो है अपनी सरकार पोर्टल है। कुछ चुनौतियां भी हैं ई गवर्नेंस से संबंधित। तो आइए बात करते हैं क्या क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से हम कैसे निपट सकते हैं। ई गवर्नेंस को सुचारू रूप से लागू करने के लिए कई प्रकार की चुनौतियां सामने आती हैं, विशेषकर भारत जैसे विविधतापूर्ण और भौगोलिक रूप से जटिल देश में। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है डिजिटल डिवाइस। तो समस्या क्या है डिजिटल डिवाइस में? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच तकनीकी और डिजिटल सुविधाओं की असमानता। अगर कोई डिजिटल खराबी आ गई, तकनीकी नॉलेज नहीं मिल पाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, सुविधाओं की बात यहाँ पर बोल रखी है। तो जैसे ग्रामीण क्षेत्र में एकदम आपको सुविधाएं नहीं मिल पाएगी, जबकि शहरी क्षेत्र में जो है एकदम सुविधाएँ मिल जाती हैं अगर कोई तकनीकी डिवाइस में अगर खराबी भी आ जाती है। इंटरनेट धीमी गति से चलता है ग्रामीण क्षेत्र में। उपकरणों का जो है जानकारी भी नहीं रहती है, तकनीकी ज्ञान की कमी भी रहती है। तो ये समस्याएं आ जाती हैं डिवाइस से संबंधित। अब समाधान ये है इसका कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनमें भारत नेट प्रोजेक्ट को चलाया जाए, जिसके तहत जो है हाई स्पीड जो है इंटरनेट पहुंचा जा सके। कम लागत वाले डिजिटल उपकरण बनाए जाएं, जैसे और स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएं। डिजिटल साक्षरता अभियान जैसे प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता मिशन, इसकी जो है वकालत की जाए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में। दूसरी प्रॉब्लम है साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित। क्या समस्या है इसमें? देखिए, ई गवर्नेंस पोर्टल पर डेटा चोरी हो जाती है, कभी कभी हैकिंग हो जाती है, सब वेबसाइट वगैरह, ऐप वगैरह, है ना। इसी तरह से व्यक्तिगत डेटा को जो है उसकी गोपनीयता को भी रखना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है इसमें। साइबर सुरक्षा का कमज़ोर ढांचा है, तो ये समस्याएँ आती हैं सुरक्षा से संबंधित। इनका समाधान कैसे हो सकता है कि जैसे मजबूत डेटा प्रोटेक्शन कानून बनाया जाए, या फिर पोर्टल और नेटवर्क पर डेटा इंक्रिप्शन जो है तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, अपडेट किया जाए चीज़ों को, नियमित सुरक्षा ऑडिट किया जाए, साइबर ऑडिट भी किया जाए। तो ये जो है इसका समाधान हो सकता है। बुनियादी ढांचे
की कमी, इसमें क्या समस्या आती है कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ इंटरनेट और बिजली की अनुपलब्धता रहती है, बुनियादी ढांचे नहीं रहता है, कहने का मतलब है। ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए आवश्यक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कमी रहती है, तो ये समस्याएं आती है बुनियादी। अब इसका समाधान क्या हो सकता है कि जो सैटेलाइट इंटरनेट है उन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाए, सौर ऊर्जा से संचालित इंटरनेट हॉटस्पॉट का विकास किया जाए अगर लाइट वगैरह की प्रॉब्लम आती है तो। सरकारी और निजी क्षेत्र की साझेदारी की जाए, यानी कि पीपीपी मॉडल के तहत जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाए, जिससे कि जो बुनियादी ढांचे में जो समस्याएं आ रही हैं वो दूर हो सकें। नेक्स्ट है डिजिटल साक्षरता की कमी जो है, लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी है। इसमें क्या है, आम जनता को डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कैसे करते हैं इसकी जानकारी का थोड़ा अभाव रहता है, विशेषकर जो बुजुर्ग हैं, ग्रामीण हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, उनका तकनीकी ज्ञान की कमी रहती है। इसका समाधान क्या हो सकता है कि आप क्या करें, नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन NDLM फुल फॉर्म आ सकता है, नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए। स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा का अभियान चलाया जाए। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण भी दिया जाए। नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन के तहत इसमें इसका एक मिशन का उद्देश्य था कि 2020 तक जो है हर एक घर से जो है एटलीस्ट 1% को है डिजिटली साक्षर बनाया जाए। तो ये इसका उद्देश्य याद रखिएगा। ये 2014-15 में जो हुआ आया था नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन। नेक्स्ट जो है बहुभाषाई बाधाएं आ जाती हैं। इसमें क्या समस्या आती है बहुभाषी बाधाओं में, ई गवर्नेंस पोर्टल एक अधिकतर अंग्रेजी में ही होगा, अन्य भाषाओं में नहीं होगा। तो जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो उनके लिए दिक्कत आती है। ग्रामीण, खासकर ग्रामीण और स्थानीय जो उपयोगकर्ता हैं उनके लिए जो है भाषाई समस्या आ जाती है। इसका समाधान क्या है कि जो ई गवर्नेंस पोर्टल हैं उनको स्थानीय भाषाओं में विकसित किया जाए। इसीलिए जो है आपको अब देख रहे हैं जो गूगल में जो है हर एक भाषा का जो है डेवलप किया जा रहा है। AI आधारित अनुवाद तकनीकों का भी प्रयोग किया जा रहा है। लेटेस्ट तकनीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके तहत भी जो है अब जो है हर भाषाओं में जो है आप जो है अनुवाद कर सकते हैं। भ्रष्टाचार और प्रतिरोध का भी इसमें बाधाएं आ रही हैं। क्या समस्याएं आ रही देखिए, इसमें जो पारंपरिक प्रणाली हैं उसके तहत कार्यरत लोग जो होते हैं वो दबाव डालते हैं कि वह डिजिटल नहीं हो, क्योंकि वो उसी के आदी हैं, पारंपरिक जो प्रणाली हैं उसी के आदी हैं, वो डिजिटल करना ही नहीं चाहते हैं। ई गवर्नेंस के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ने से भ्रष्टाचार में भी कमी आई है। जो कुछ लोगों के लिए भी असुविधा होती है उसमें, भाई भ्रष्टाचार उनको करना नहीं हो रहा है उनके लिए। तो समस्या ये है कि ये समस्या है इसमें। इसका समाधान ये है कि ई गवर्नेंस के लाभों को स्पष्ट करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए, कड़े कानून और निगरानी तंत्र लागू किए जाएँ, भ्रष्टाचार जैसे कि कम हो। सातवीं समस्या क्या है आपकी, धीमी प्रक्रिया और तकनीकी समस्या। इसमें क्या समस्या आ रही हैं कि जो सरकारी पोर्टल हैं उनमें अधिक लोड हो जाता है, कभी कभी धीमी कार्यप्रणाली हो जाती है, सर्वर डाउन हो जाता है, नेटवर्क की समस्याएं आती हैं। तो इसका समाधान ये हो सकता है कि जो आप हैं जो क्लाउड बेस्ड जो है टेक्निक यूज़ करें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करें, सर्वर को अपग्रेड करें, नियमित तकनीकी अपग्रेड भी करें, बैकअप रखें सिस्टम का। नेक्स्ट जो समस्या है समन्वय की कमी है। इसमें क्या समस्या आती है समन्वय में कमी में, जो सरकारी विभाग है उनमें आपस में समन्वय नहीं रहता है, एकीकृत प्रणाली नहीं हो पाती है उनके साथ। समाधान यह है कि एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस सिस्टम बनाया जाए और समन्वय तंत्र का विकास किया जाए, और G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो मॉडल है उसको और मजबूत किया जाए, जिससे कि जो है समन्वय में जो कमी है वो थोड़ा सा कम हो। नेक्स्ट है वित्तीय बाधाएं। वित्तीय बाधाओं में क्या समस्या आती हैं कि जो ई गवर्नेंस परियोजनाएं हैं उनके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी रहती है, छोटी योजनाएं समय से पहले समाप्त हो जाती हैं। समाधान यह है कि PPP मॉडल पर जो है विदेशी निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। लास्ट है सामाजिक स्वीकृति की कमी। इसमें क्या समस्या आती है कि लोग डिजिटल सेवाओं पर भरोसा नहीं करते हैं, कभी कभी कुछ लोग डिजिटल तकनीक अपनाने में हिचकिचाहट करते हैं। तो समाधान यह है कि जागरूकता बढ़ाई जाए, ई गवर्नेंस के प्रति विश्वसनीयता बढ़ाई जाए। और विश्वसनीयता कैसे बढ़ाएं कि जो सफल जो परियोजनाएं हैं उनको साझा करें हम लोगों के साथ, जिससे कि उनमें भरोसा जागे ई गवर्नेंस के प्रति। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट जो हैं कुछ समस्याएं और उनकी समाधान। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। तो अगर पसंद आया है तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो बने रहेगा चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।